नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का जो फाइनली नोटिफिकेशन आने वाला था वो आ चुका है और इसको लेके काफ़ी अफवाहें, काफ़ी न्यूज़ सुनने को मिल रहा था। उस चीज़ को एकदम ग्रुप डी के जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियर हो चुका है। पहली अफवाहें ये थी कि जो पोस्ट था हम लोग का कि 58,000 के आसपास पोस्ट आने वाला था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। आगे हो सकता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा, आगे जो है आपका पोस्ट बढ़ सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें पोस्ट इंक्रीज करने का ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। दूसरा, आपको एग्जाम को लेके भी काफी डाउट था, क्योंकि इसके पहले एक बीच में न्यूज आया हुआ था कि जो एग्जाम है उसको दो मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, एक CBT 1 में, एक CBT 2 में, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है नोटिफिकेशन में। आगे हम लोग उस पर बात भी करेंगे। एक लास्ट पॉइंट आप लोग का ये है कि जो भी डाउट आप लोग का था कि ITI वाले बच्चे काफी परेशान थे, और सुनने में ये भी आ रहा था, बहुत से लोग का इंटरव्यू भी आया था कि जो वैकेंसी आएगी वो दो पार्ट में आएगी। दो पार्ट का मतलब कि कुछ पोस्ट जो रहेगा आपके ITI वाले बच्चों के लिए रहेगा और कुछ पोस्ट जो रहेगा वो 10th वाले बच्चों के लिए रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं है नोटिफिकेशन में, ऐसा हुआ नहीं है। आगे होगा कि नहीं होगा इसकी कोई संभावना भी नहीं है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, और जो उसका रनिंग का प्रोसेस होता है उसको भी हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है। मतलब हर एक चीज, सिलेबस जो होता है, कितने मोड में आपका एग्जाम कराया जाएगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, कैसे रहेगा, हर एक चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है आपका नोटिफिकेशन का। जैसा कि नोटिफिकेशन जो है आप लोग को 28 दिसंबर को देखने को मिल गया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था, और आपका जो उसका मेन नोटिफिकेशन है वो आपका आज आ चुका है। आज शाम को नोटिफिकेशन आया हुआ है, शाम को 4 बजे के आसपास। अब फॉर्म जो भरना आपका स्टार्ट होगा वो 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, यानी कि 23 तारीख से आप इसका रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 23 तारीख से। लास्ट डेट कब होगी? लास्ट डेट आपकी होगी 22 फरवरी को आपका लास्ट डेट होगा। और पेमेंट का लास्ट डेट कब है? पेमेंट का लास्ट डेट ही आपका जब लास्ट डेट है तो उस दिन ही पेमेंट का लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट को इंक्रीज नहीं किया गया है। जिस दिन फॉर्म का डेट खत्म होगा उसी दिन आपको का पेमेंट का भी डेट खत्म होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि 22 फरवरी को फॉर्म का लास्ट डेट है और 23 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया, यानी अप्रॉक्स 1 महीना आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक नोटिफिकेशन था। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का ये है कि अब हम लोग बात करते हैं फीस की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो, एक और वीडियो के माध्यम से, कि जो आपकी फीस लगती है, अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं और EWS से आते हैं, तो आपका मात्र 500 रुपये फीस लगेगा। लेकिन अगर आप 500 रुपये फीस देते हैं तो आपको 400 रुपया रिफंड भी होगा CBT 1 एग्जाम देने के बाद से। अगर आप CBT 1 एग्जाम देंगे तो उसके बाद से क्या है, आपका 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। सेकेंड, अगर कोई SC, ST और EBC या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC, ST, EBC और फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको कितना फीस देना पड़ेगा? 250 देना पड़ेगा। उसका रिफंड 250 से 250 होगा। और एक बहुत बड़ा अपडेट मैं बता देना चाहता हूं आप लोग को कि जितने भी स्टूडेंट, चाहे आप जनरल के हो, चाहे OBC के हो, चाहे EWS के हो, मेल पर्सन की बात कर रहा हूं, चाहे आप जनरल के हो, चाहे EWS के हो, चाहे OBC के हो, अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका इनकम आय प्रमाण पत्र जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका 50,000 से कम है, यानी कि उसका एनुअल इनकम 50,000 से कम है, तो आपका फीस का चार्ज 250 रुपये लगेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब रेलवे का फॉर्म भरा जाता है तो ये सबके लिए ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन जो एलिजिबल रहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या है कि नहीं पता होता तो 500 रुपये चार्ज देते हैं, लेकिन ये बहुत अपडेट न्यूज है और ये पुराना भी न्यूज है। ऐसी बात नहीं कि एक नया रेलवे ने किया, ये पहले भी रेलवे का जितना भी फॉर्म भरा गया, चाहे आप JEE का फॉर्म देख लीजिए, चाहे LP का देख लीजिए, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे NTPC का, चाहे RPF कांस्टेबल, SI, कोई भी फॉर्म देखिए, सब में ये रूल था कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र 50,000 से कम है तो आपका जो फीस होगा, फीस चार्ज आपका 250 रुपये कटेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जिसका होगा वो इस चीज को फायदा मिलेगा। अगला पॉइंट में हम लोग बात करते हैं एज के बारे में बात करते हैं। जो आपका एज है, आपका मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज आपका 36 साल है। OBC का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको 3 साल के लिए छूट मिलेगा। अगर SC ST का स्टूडेंट है तो उसको कितने साल का मिलेगा? उसको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप EWS लगाते हैं तो आपका EWS अप टू डेट होना चाहिए, चाहे आप OBC के हों, चाहे SC ST के हों, आपके पास सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग बनवा लीजिएगा। अगर कोई EWS भी सेंट्रल का आता है, सेंट्रल का बनता है, तो EWS भी आप बनवा सकते हैं, सेंट्रल का कोई इशू नहीं है। अगला पॉइंट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें 32,438 पोस्ट पे आपकी टोटल वैकेंसी आई हुई है। अब किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आपका है पॉइंट्समैन बी, जो कि आपका ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी है। तो इसमें पहला पोस्ट है आपका पॉइंट्समैन बी, जिसमें 5,058 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? टोटल पोस्ट है आपका 5,058 पोस्ट है। और असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799 पोस्ट है। असिस्टेंट ब्रिज में कितना है? 301 पोस्ट है। और ट्रैक मशीन
गियर 4 इसमें कितना है 13,187 पोस्ट है। 13,187 पोस्ट किसमें है ट्रैक मेंटेनर में आपका, ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4 में आपका है कितना है 13,187 है। अगला है असिस्टेंट पीवे, पीवे में कितना है 247 पोस्ट है। असिस्टेंट CNW कितना है 2,587 पोस्ट है। असिस्टेंट टीआरडी में 1,381 पोस्ट है। और असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में कितना है 2,012 पोस्ट है। असिस्टेंट लोको सेल डीजल में कितना पोस्ट है, असिस्टेंट लोको सेल डीजल में कितना है 420 पोस्ट है। असिस्टेंट लोको सेल इलेक्ट्रिकल में कितना पोस्ट है आपका 950 पोस्ट है। असिस्टेंट ऑपरेशन जो इलेक्ट्रिकल का है वो 744 पोस्ट है। असिस्टेंट TL एंड AC का है कितना है 141 पोस्ट है। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप कितना है 624 पोस्ट है। उसके बाद से आपका असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक्स का कितना पोस्ट है आपका 3,077 पोस्ट है, ठीक है ना। टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट 32,438 पोस्ट पे प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी है। और आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि आपका डेट खत्म होते होते ये वैकेंसी अप्रॉक्स 60,000 के आसपास हो जाए, 60,000 के आसपास हो जाए। बाकी जो एक न्यूज आ रहा था कि ITI वाले बच्चों के लिए अलग से वैकेंसी निकालेंगे, बट ऐसा कुछ अभी मेंशन नहीं किया गया, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। अब उसके बाद से फिर हम लोग बात करते हैं ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन के लिए। ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन अगर आपके पास मात्र 10th पास है तो आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जैसा कि ITI हटा दिया गया है, नोटिफिकेशन में ITI को हटा दिया गया है। अगर वो कोई 10th पास है तो वो हर एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अगला हम लोग बात करते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसके बारे में भी जानना जरूरी है। जनरल साइंस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से कितना क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स कितना क्वेश्चन रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 1.5 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपका क्या रहेगा 1/3 रहेगा, ठीक है। टाइमिंग 1.5 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। अब उसके बाद से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फोटो बहुत कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, फोटो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से क्या सिग्नेचर, फोटो कैसा होना चाहिए, फोटो आपका एकदम फेस क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और स्कैन करके आप लगाइएगा, क्योंकि फोटो की वजह से फॉर्म बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो जाता है। साइन ब्लैक पेन से रहेगा और क्लियर रहेगा, ब्लैक पेन से क्लियर रहेगा तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मात्र 10th पास, अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई SC ST OBC से आता है, SC ST OBC से आता है तो आपको सेंट्रल का कास्ट बनवा लीजिएगा, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज आपको आरक्षण मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगला है डिसेबिलिटी, कोई विकलांग होगा तो विकलांग का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, जो विकलांग होगा उसको चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप एज रिलेक्सेशन पे क्लेम करते हैं तो वहां पे हो सकता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लिया जाए, बट अभी ऐसा कुछ इशू नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट, जितने लोग को मैंने बताया ना कि अगर आप OBC से आते हो, चाहे EWS से आते हैं, चाहे जनरल से आते हैं, अगर आपका आय 50,000 से कम है तो आप इनकम सर्टिफिकेट लगा के अपने फीस को, जो आपका ऑनलाइन फीस का चार्ज है 500 रुपया, उसको आप 250 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आपका रिफंड कितना होगा 150 रुपया रिफंड होगा, 100 रुपया आपका कट जाएगा पेपर देने के बाद से, ठीक है। ये चीजें हैं। बाकी जो आपका एग्जाम होगा, पहला एग्जाम CBT 1 बेस पे होगा, जैसा कि पहले होता था। जो अफवाहें थी कि इसमें 2 एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। CBT 1 पहले CBT 1 होगा। जितने बच्चे CBT 1 क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। यानी कि ये जो वैकेंसी है ये 4 मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। पहला CBT 1 में होगा, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है तो उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होता है। मेल के लिए 35 किलो वजन लेके आपको 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है। 35 किलो वजन लेके 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है आपको। लड़कियों के लिए क्या है 20 किलो वजन लेके 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है लड़कियों के लिए। फिर उसके बाद से इसमें दौड़ भी है तो 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। 1000 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। और लड़कियों को भी दौड़ना है 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वालिफिकेशन था। बाकी मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं फॉर्म भरते टाइम। देखिए जितने भी लोग 23 तारीख से फॉर्म भरेंगे, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, आधार कार्ड। जो आपका आधार कार्ड है ना वो बहुत ही कंपलसरी है रेलवे के कोई भी फॉर्म के लिए। अगर रेलवे का आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए पास आधार कार्ड होना चाहिए।
बहुत से लड़कियां का क्या होता है कि उनके 10th के मार्कशीट में केएम लगा होता है और बट आधार कार्ड में केएम नहीं लगा होता है। तो ऐसे कंडीशन अगर किसी का होता है तो वो अपना फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि 10th की बेसिस पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे केएम लगाएंगे और आधार कार्ड में आपका क्या रहता है, केएम नहीं रहता है, तो वहां पे आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा। तो जब आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा तो फिर आपको आगे काफी समस्या हो जाएगी। अभी आपके पास 1 महीना टाइम है और 1 हफ्ते में आधार कार्ड चेंज हो जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कोई भी हो, अगर आपका मार्कशीट जो आपके 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है, मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, वो आपके आधार कार्ड के नाम से मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको करेक्शन कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सिंपल सी बात है, आप फॉर्म आधार कार्ड की बेसिस पे नहीं भर पाएंगे। और ये कंपलसरी है, रेलवे का नोटिस भी आया हुआ था कि आधार कार्ड के लिए उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड वेरीफाई होना जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड केवाईसी नहीं होता है, बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आप आधार कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको क्या है कि अभी आपके पास समय है, अगर कुछ गलती है तो उसको आप सही करा लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करना पड़े। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फोटो। देखिए, जितना भी फॉर्म अभी रेलवे का भरा गया ना, उसमें बहुत से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। पहला तो फोटो कंडीशन है। फोटो भैया आप लोग एकदम क्लियर करिएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत रिजेक्ट हुआ। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का स्टेटस आया हुआ था, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। क्या किसी का फोटो को से रिजेक्ट हुआ है, किसी की साइन को से रिजेक्ट हुआ है, और किसी का मल्टीपल फॉर्म भरने का से रिजेक्ट हुआ है। फोटो, आपका फोटो क्या होगा, फेस क्लियर होगा, फेस जो है आपका क्लियर होगा, बैकग्राउंड व्हाइट होगा, पहली कंडीशन। आप उसको स्कैन करके भी लगा सकते हैं। दूसरा है साइन। साइन आप ब्लैक पेन से करिएगा। साइन किसे करना है, साइन आपको ब्लैक पेन से करना है। और किसी भी स्टूडेंट को मल्टीपल फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप कोई रेलवे का फॉर्म पहले भर चुके होंगे, अगर आप कोई भी रेलवे का फॉर्म पहले भर चुके होंगे, तो आप उसी मोबाइल नंबर, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप दोबारा फॉर्म भरेंगे। दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। जैसे फॉर्म स्टार्ट होगा, मैं एक बार उसका एक शॉर्ट में वीडियो बना दूंगा, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने आपको बताया। इस चीज को आप लोग ध्यान भी दीजिएगा। और बाकी जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जितने भी लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, आप फॉर्म भर दीजिएगा और समय से भरिएगा। ऐसा नहीं कि लास्ट का वेट करिएगा, तो लास्ट में रेलवे की भी साइड कभी कभी इशू आ जाता है, तो आपको लास्ट का वेट नहीं करना है। आप बीच में भर सकते हैं, 1 हफ्ते बाद भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर वैकेंसी इंक्रीज होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होती है तो भी अच्छी बात है, नहीं होगी तो उससे भी अच्छी बात है, कोई समस्या की बात नहीं है। बाकी इस पे विवाद बहुत बड़ा खड़ा होने वाला है कि जो आईटीआई वाले बच्चों के साथ जो नाइंसाफी किया गया है, क्योंकि सभी को पता है कि जो ग्रुप डी में कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो आईटीआई के लिए फिक्स हैं, तो आईटीआई क्यों हटा दिया गया है, ये सबसे बड़ा डाउट है। बाकी देखिए इस पे क्या होता है, जैसा भी अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।